चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फंडामेंटल राइट्स पर। गुड मॉर्निंग प्रिंसी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और हम लोग बात करेंगे आज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लें कि आखिरकार ये मौलिक अधिकार होते क्या है, और ये जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको हमारे संविधान के अंदर कहाँ पर इनको रखा गया है। ओके, तो देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत इनको रखा गया है। हमारे संविधान के भाग 3 में इनको जगह दी गई है। और अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स में ये है आर्टिकल 12 से लेकर के और आर्टिकल 35 तक में इनको रखा गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक में इन फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है। भाग 3 में ये शामिल है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि ये आखिरकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये किस देश के संविधान से प्रेरित है या किस देश के संविधान से इनको लिया गया है, तो अमेरिका का या यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हमारा ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, वैसे ही वहाँ पर भी नागरिकों को के लिए है बिल ऑफ राइट्स। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए फंडामेंटल राइट्स किससे प्रेरित है, किससे लिया गया है, तो हम बताएंगे यूएसए के संविधान में शामिल बिल ऑफ राइट्स से। जैसे यहाँ पर नागरिकों को मिला हुआ है फंडामेंटल राइट, वैसे ही यूएसए में, अमेरिका में नागरिकों के लिए है बिल ऑफ राइट्स, जो कि उनके अधिकारों की रक्षा करता है। अब अगर हम देखें कि आखिरकार फंडामेंटल राइट्स हैं क्या ना, फंडामेंटल राइट्स आखिरकार है क्या, या क्यों इनकी आवश्यकता पड़ी, क्यों हमारे जो संविधान निर्माता थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने क्यों इन फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया संविधान के अंतर्गत। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये कुछ ऐसे नियम व कायदे कानून के संग्रह हैं, कुछ ऐसे नियम व कायदे कानून हैं जो कि नागरिकों को प्राप्त हैं, नागरिक जो कि किसी नागरिक को प्राप्त है किसी अन्य नागरिक के विरुद्ध, या फिर नागरिकों को प्राप्त है राज्यों के विरुद्ध, है ना। यानी कि जो स्टेट्स है, जो स्टेट है यानी जो राज्य है, वो राज्य अपनी मनमानी ना कर सके, राज्य की मनमानी को रोकने के लिए, है ना, यानी कि या फिर स्टेट से जो नागरिक हैं इन नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है, राज्य यानी सरकार से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में कुछ ऐसे नियम व कायदे कानून वर्णित किए गए हैं, दिए गए हैं, जिसको कि जो कि राज्य के ऊपर क्या करते हैं, एक तरीके से राज्य पर रोक लगाते हैं, है ना। तो अगर एग्जाम में कभी कभी पूछा आता है कि जो फंडामेंटल राइट हैं ये किस प्रवृत्ति के हैं, इनकी प्रवृत्ति क्या है, तो हम बताएंगे कि जो फंडामेंटल राइट है ये निषेधात्मक प्रवृत्ति के हैं। निषेधात्मक प्रवृत्ति के क्यों, निषेधात्मक प्रवृत्ति के, क्योंकि ये स्टेट की मनमानी पर निषेध लगाते हैं ना, ये निषेध एक तरीके से इनकी प्रवृत्ति क्या है, निषेधात्मक है। ओके, तो ना इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी आप लोग समझ गए होंगे, ताकि जो हमारे संविधान सभा के जो निर्माता थे उनकी ये सोच थी कि ऐसा ना हो कि भविष्य में जो स्टेट है वो राज्यों के अधिकारों का हनन करे, या फिर राज्यों जो नागरिक हैं उनको उनके अधिकार पूरा करने पर एक समस्या क्रिएट करें। इस वजह से संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार, कुछ नियम व कायदे कानून कुछ वर्णित कर दिए गए हैं, नियम व कायदे कानून कुछ वर्णित कर दिए गए हैं, नियम व कायदे कानून कुछ वर्णित कर दिए गए हैं, जो कि नागरिकों को, जो कि नागरिकों को, नागरिकों के भी तथा राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त होते हैं। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो नागरिकों को किसके विरुद्ध प्राप्त हैं, तो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो नागरिकों की किसी अन्य नागरिक से भी रक्षा करते हैं, और कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि नागरिकों की राज्य से रक्षा करते हैं। तो यहाँ तक हमने कुछ बेसिक चीजें देख ली। एक तो फंडामेंटल राइट संविधान के भाग 3 में वर्णित है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में वर्णित है। किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए के बिल ऑफ राइट से लिया गया है।
आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आवश्यकता पड़ी स्टेट की मनमानी को रोकने के लिए तथा स्टेट से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए। ठीक है, क्या है ये फंडामेंटल राइट? तो ये फंडामेंटल राइट नियम व कायदे कानून है जो कि संविधान के द्वारा नागरिकों को प्राप्त है। क्लियर? तो यहाँ तक की बातें हो गई। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने फंडामेंटल राइट को। तो देखिए, जब हम अपने फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों को जब हम लोग चर्चा करेंगे तो इसको हम लोग 3 भागों में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। एक में तो हम लोग आर्टिकल 12 से लेकर के और आर्टिकल 14 तक हम देखेंगे। आर्टिकल 12, 13 और 14 को नहीं, ठीक है, इसको 12 और 13 को देखते हैं। आर्टिकल 12 और 13 को देखेंगे। दूसरा जो फंड आएगा उस दूसरे में हम लोग आर्टिकल 14 से लेकर के और आर्टिकल 18 तक को हम लोग देखेंगे। ठीक, और तीसरे में हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर 14 से 18 में, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं सीधे आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक को, और तीसरे में हम लोग देखेंगे आर्टिकल 33 से लेकर के और आर्टिकल 35 तक को। तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से इनको बांट करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले में तो हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल सिर्फ 12 और 13 को। दूसरे खंड में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक को, और तीसरे खंड में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 33 से आर्टिकल 35 तक को। क्लियर? तो हम इस तरीके से 3 सेगमेंट्स में, 3 पोर्शंस में हम लोग बांटते हुए पढ़ेंगे अपने फंडामेंटल राइट को। तो आइए हम लोग एक एक का पोर्शन हम लोग उठाते हैं, एक एक सेगमेंट हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्लियर? चलिए, देखिए, सबसे पहले जो हम देखेंगे आर्टिकल 12। तो जो आर्टिकल 12 है, इस आर्टिकल 12 में केवल स्टेट यानी जो राज्य है, इस राज्य की परिभाषा बताई गई है। आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है? राज्य यानी स्टेट की परिभाषा बताई गई है कि आखिरकार जो स्टेट है या जो राज्य है ये आखिरकार है क्या। तो यहाँ पर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो देखिए, इसके डेफिनेशन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत वो सभी सरकारी संस्थाएं, सभी सरकारी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सभी शामिल की गई हैं, है ना। यानी अगर हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि आखिरकार राज्य है क्या, तो हम कह सकते हैं आम नागरिक एवं न्यायपालिका। आम नागरिक एवं न्यायपालिका को छोड़कर, आम नागरिक एवं न्यायपालिका को छोड़कर बाकी सभी कुछ राज्य की सीमा के अंतर्गत आएगा, है ना। आम नागरिक और न्यायपालिका को छोड़ करके बाकी सभी क्या कहलाएंगे? स्टेट यानी कि राज्य कहलाएंगे। अगर देखें हम लोग राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो देखिए, जो भी हमारी संसद है ये भी राज्य के अंतर्गत आ जाएगा। विधानसभाएं हैं, या मैं कह दूं विधानमंडल है, विधानमंडल भी राज्य के अंतर्गत आ जाएंगे। मैं कह दूं जो हमारी पंचायतें हैं, यानी जो हमारी लोकल गवर्नेंस है, ये भी आ जाएंगी। जो हमारे नगर निकाय हैं ये भी राज्य की ही अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। दूसरा मैं कह दूं, अगर जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, कोई भी सरकारी संस्था है वो भी राज्य के अंतर्गत आ जाएगा। सरकारी कंपनियां हैं वो भी, या मैं कह दूं अर्ध सरकारी जो संस्थाएं हैं वो भी राज्य के ही अंतर्गत आ जाएंगे, राज्य के डेफिनेशन के अंतर्गत ही आ जाएंगे। तो अगर हम व्यापक रूप से देखें कि राज्य क्या है, तो हम कह सकते हैं केवल सिंपल लैंग्वेज में आम नागरिक और न्यायपालिका को छोड़कर बाकी सभी राज्य हैं, या फिर ऐसी संस्थाएं जिसमें सरकार का कहीं ना कहीं भागीदारी है, कहीं ना कहीं योगदान है, वो सभी कुछ सरकार के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देख लें तो एल आई सी क्या है? ये भी एक सरकारी संस्था है ना। गवर्नमेंट का इसमें गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग है, तो एल भी क्या हो जाएगी? राज्य हो जाएगी। अगर हम बैंक को देख लें ना, जो कि नेशनलाइज बैंक है, वो भी किसमें आ जाएंगे? राज्य के ही अंतर्गत आ जाएंगे। हम कोई भी महारत्ना या मिनी रत्ना कंपनियां देख लें ना, कोई भी पीएसयूज देख लें, ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ये भी राज्य के ही अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। तो ये सारे जो है, जो भी विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी संस्थाएं हैं, ये सब राज्य की ही सीमा के अंतर्गत या राज्य की ही परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। और हमारे आर्टिकल 12 में यही बात कही गई है। तो आर्टिकल 12 अगर आपसे एग्जाम में पूछा था कि आखिरकार आर्टिकल 12 है क्या, तो हम एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा दी गई है, और ये स्टेट के अंतर्गत ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी। ओके, अब अगर हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्कस करें कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आखिरकार इनके बारे में सबसे एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते हैं जनरली फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। तो एक आपसे हमेशा एक पूछा जाता है क्वेश्चन
कि बताइए कौन से फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो कि किसी व्यक्ति विशेष को किसी व्यक्ति विशेष के ही विरुद्ध प्राप्त है। यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं जो नागरिकों को सिर्फ नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त हैं। जो कि नागरिकों को नागरिकों के विरुद्ध केवल प्राप्त है, ऐसे हम लोग फंडामेंटल राइट देख लेते हैं। इसको आप लोग को स्टार बनाते हुए लिखना है। पहला पहला पॉइंट क्या है कि ऐसे फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं, ऐसे आर्टिकल्स कौन कौन से हैं जो किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति विशेष से सुरक्षा प्रदान करते हैं, है ना। किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति विशेष से किसी व्यक्ति विशेष से सुरक्षा करते हैं। ऐसे आर्टिकल्स कौन कौन से हैं तो हम देखेंगे। ऐसे आर्टिकल में आ जाएगा आपका आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। ये आर्टिकल्स, 4 आर्टिकल ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति विशेष से सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्लियर। दूसरा अगर हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट हैं, ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त हैं ना, जो कि सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त हैं, तो उसमें हम लोग देख लें। जैसे कि आपका आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 29 हो गया और आर्टिकल 30। ये कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि भारत के निवासी हैं, है ना। तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है ना। यानी कि अगर कोई विदेशी नागरिक होगा तो उनको ये आर्टिकल प्राप्त, इन आर्टिकलों के तहत सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, भारतीय नागरिकों के लिए है। ये आर्टिकल किसके लिए हैं, ये आर्टिकल क्या करते हैं, तो ये किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति विशेष से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ओके, चलिए अब अगर हम देखें कि जो फंडामेंटल राइट हैं, आखिर इनको अगर मान लीजिए कोई इनका वॉल्यूशन करता है, किसी नागरिक के किसी फंडामेंटल राइट का हनन होता है, तो आखिरकार कौन सी ऐसी संस्था है जो फंडामेंटल राइट के संरक्षक के रूप में काम करती है। तो देखिए हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर जो हाई कोर्ट है, ये फंडामेंटल राइट के संरक्षक के रूप में काम करती हैं, संरक्षक के रूप में कार्यरत हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के किसी भी फंडामेंटल राइट, किसी भी मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है, चाहे वो राज्य के द्वारा हनन किया जाए या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा हनन किया जाए, तो उसको पूरा कराने के लिए वो व्यक्ति कहाँ जा सकता है, हाई कोर्ट में भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। यानी कि जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट के लिए संरक्षक के रूप में काम करती हैं। ओके, अब एक चीज आपसे एग्जाम में और पूछा जाता है कि बताइए कौन से फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो कि नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी छीने नहीं जा सकते। तो देखिए 2 आर्टिकल ऐसे हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ये 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी छीने नहीं जा सकते। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी ये जो आर्टिकल हैं छीने नहीं जा सकते, यदि इनको समाप्त नहीं किया सकता। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, बाकी सभी जो फंडामेंटल राइट हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान उनको समाप्त कर दिया जाएगा। ओके, अब देखिए एक यहाँ पर आर्टिकल 19 है, इसमें बच्चे बहुत से कंफ्यूज रहते हैं कि आखिरकार आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट, जो आर्टिकल 19 के तहत जो फंडामेंटल राइट मिला है, ये नेशनल इमरजेंसी के समय इसको समाप्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है ना। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसको समाप्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। लेकिन बाकी सभी तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त हो ही जाएंगे, 14 से लेकर के जितने हैं 35 तक सब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होते। बट आर्टिकल 19 के बारे में थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 तरीके से लगता है ना। राष्ट्रीय आपातकाल 3 तरीके से लगता है। पहला, अगर वॉर हो जाए यानी युद्ध हो जाए, है ना, कोई अगर एक देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, युद्ध हो जाता है, तो भी राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा। दूसरे को बोलते हैं एक्सटर्नल अग्रेशन यानी बाह्य आक्रमण। एक जैसे युद्ध हो जाए यानी कि जो सेनाएं हैं, सेनाएं आमने सामने आ जाए, तो इसको हम कह देते हैं कि युद्ध हो गया। दूसरा बाह्य आक्रमण, यदि कोई हमारी सीमा में बिना हमारी इजाजत के अंदर
प्रवेश करता है तो उसको हम कहते हैं बाह्य आक्रमण या एक्सटर्नल एग्रेशन। और तीसरा जो तरीका है राष्ट्रीय आपातकाल लगने का वो है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह या आर्म्ड रिबेलियन। तो हम देखेंगे कि जो ये युद्ध वाला आधार है और बाह्य आक्रमण वाला आधार है, इन आधारों पर तो आर्टिकल 19 को भी समाप्त कर दिया जाएगा, है ना, केवल 20 और 21 को छोड़ के बाकी सब समाप्त कर दिए जाएंगे। लेकिन जो तीसरा वाला ये आधार है, ये भी देखिए नेशनल इमरजेंसी लगाने का ही आधार है। अगर इस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा रहा है तो आर्टिकल 19 भी समाप्त नहीं होगा, यानी आर्टिकल 19 भी आपको मिलेगा। तो अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो फिर 19, 20 और 21 ये तीन जो फंडामेंटल राइट हैं ये आपको प्राप्त होंगे, ये नागरिकों के लिए प्राप्त रहेंगे। और अगर युद्ध और बाह्य के आधार पर आपातकाल लगता है तो फिर सिर्फ 20 और 21 ही केवल बचेंगे। ओके, तो ये पॉइंट यही हमेशा पूछा जाता है कि बताइए सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो कौन कौन से फंडामेंटल राइट नागरिकों को प्राप्त होंगे। तो वहां पर हम बताएंगे कि आर्टिकल 19, 20 और 21 तीन जो फंडामेंटल राइट हैं वो नागरिकों को हमेशा प्राप्त रहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछा जाएगा कि बताइए कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट का जो वॉल्यूशन है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान होता है ना। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 20 और 21 दो ही बचते हैं, सशस्त्र विद्रोह लगा तो फिर ये तीन बचते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अगर किसी व्यक्ति के इन आर्टिकल्स का वॉल्यूशन होता है या इन मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो बताइए वो व्यक्ति न्यायालय में चुनौती दे सकता है कि नहीं दे सकता। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बिल्कुल ये व्यक्ति न्यायालय में चुनौती दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ये व्यक्ति क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट में जब भी आपातकाल समाप्त हो जाएगा तो ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इसके विरुद्ध क्या करेगा, अपनी याचिका दायर कर सकता है। क्लियर। तो राज्य फंडामेंटल राइट पर तर्कसंगत रोक भी लगा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अगर इनको छीना गया तो जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होगा ये व्यक्ति जाकर के सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए आवेदन कर सकता है। या फिर एक जरिया और है, क्योंकि हम जानते हैं कि आर्टिकल जो 32 है वो भी समाप्त हो जाता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। और अगर इमरजेंसी के दौरान किसी व्यक्ति के ये 20 और 21 को वायलेशन हो रहा है ना, इनकी जो है जो स्टेट है इन आर्टिकल्स को क्या कर रहा है, इन आर्टिकल्स का वायलेशन कर रहा है, तो फिर वो व्यक्ति क्या करेगा, तो वहां पर एक जो आधार है वो छोड़ा गया है। ये व्यक्ति क्या करेगा, आर्टिकल 226 के तहत ये व्यक्ति जा सकता है हाई कोर्ट। और जब हाई कोर्ट में ये व्यक्ति जाएगा या इसका मुकदमा पहुंचेगा तो सुप्रीम कोर्ट वहां से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अपने पास मंगा करके और सुनवाई कर सकता है। तो ये एक आधार छोड़ा गया है जिससे कि व्यक्ति इमरजेंसी के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट में अपने मामले को लेके जा सकता है। ठीक, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इन जो फंडामेंटल राइट्स है क्या इन फंडामेंटल राइट को किसी भी नॉर्मल कंडीशन में भी छीना सकता है। तो हाँ, हम कहेंगे कि बिल्कुल अगर नॉर्मल कंडीशन भी है तो संसद क्या कर सकती है, इन फंडामेंटल राइट को कम कर सकती है संसद। लेकिन इन आधारों की कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, यानी कि जो नागरिक है ये कोर्ट में जा सकता है और जा करके वहां पर ये पूछ सकता है कि आखिरकार किस आधार पर मौलिक अधिकारों को छीना गया है, मौलिक अधिकारों को कम किया गया है। और अगर कोर्ट को जो आधार हैं वो आधार सही नहीं लगते हैं तो कोर्ट राज्य को तुरंत ये आदेश देगी कि इस व्यक्ति के या इस नागरिक के जो मौलिक अधिकार है उनको तुरंत पूरा कराया जाए। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो राज्य है, राज्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कटौती भी कर सकती है, लेकिन वो कटौती करने के जो आधार हैं वो तर्क संगत होने चाहिए, यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मौलिक अधिकारों पर लगाए जा सकते हैं। तो इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है कि जो फंडामेंटल राइट है ये फंडामेंटल राइट असीमित नहीं है। राज्य जब भी चाहेगा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, यानी कि तर्क संगत आधारों पर फंडामेंटल राइट पर रोक लगा सकता है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है, फंडामेंटल राइट पर राज्य यानी स्टेट तर्क संगत आधार पर, तर्क संगत आधार पर रोक लगा सकता है, रोक लगा सकता है। परंतु इन जो ये तर्कसंगत आधार हैं, इन तर्कसंगत आधारों की जो जांच है वो कोर्ट कर सकता है। यानी कि अगर नागरिक है उसको लग रहा है
कि मेरे जो राइट्स हैं, मेरे जो फंडामेंटल राइट हैं, उनको छीने जाने का आधार तर्क संगत नहीं है, तो व्यक्ति क्या कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा करके और इस मामले की सुनवाई करा सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर प्राप्त है कि वो इन आधारों की जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा, और अगर ये आधार सही नहीं पाता है कोर्ट, तो तुरंत ही राज्य को ये आदेश देगा कि इस व्यक्ति के इन आधार, ये जो राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, इनको तुरंत तुरंत से पूरा कराया जाए। ठीक है, तो ये तो कुछ नॉर्मल जनरल सी बातें रहीं जो कि हमें जानना आवश्यक था फंडामेंटल राइट के बारे में। आइए अब हम लोग कुछ चीजें और देखते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में। अब सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि फंडामेंटल राइट कितने तरीके के हैं और कौन कौन से लोगों को प्राप्त हैं। सबसे पहले हम लोग मौलिक अधिकारों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए संविधान में रखे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक फंडामेंटल राइट है आपका, जिसे हम कहते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, जिसे हम कहते हैं राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। सबसे पहले तो ये है आपका पहला समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर के और आर्टिकल 18 तक में इसका वर्णन किया गया है। यानी 14, 15, 16, 17 और 18, इन 5 आर्टिकल्स में समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है। दूसरा जो फंडामेंटल राइट है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, ये कौन कौन किस आर्टिकल, ये कौन कौन से आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है? देखिए, ये है आर्टिकल 19 से लेकर के और आर्टिकल 22 तक। यानी कि आर्टिकल 19, 20, 21, आर्टिकल 21A और आर्टिकल 22, इन 5 आर्टिकल में बात की गई स्वतंत्रता के अधिकार की। अगला अगर हम देखें, तीसरा कौन सा फंडामेंटल राइट है, तो देखिए तीसरा जो फंडामेंटल राइट है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा फंडामेंटल राइट कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, और ये एक्सप्लॉइटेशन मीन्स क्या होता है? एक्सप्लॉइटेशन मीन्स होता है शोषण, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये किस आर्टिकल में है? तो ये हमें मिलेगा आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में। ठीक है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में हम लोग देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। 3 आपके अधिकार हो गए। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ये किस आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 25 से लेकर के और आर्टिकल 28 तक में। 25, 26, 27 और 28, ये 4 जो आर्टिकल्स हैं वो बात करते हैं रिलीजियस फ्रीडम की, यानी धार्मिक स्वतंत्रता की। अब अगला अगर हम देखें कौन सा है, तो अगला जो अधिकार मिला हुआ है, जिसमें आर्टिकल 29 और 30 आते हैं, उसको हम कहते हैं शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। तो कहते हैं हम लोग शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, यानी इसे हम कह देंगे राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, या फिर इसी को हम कहते हैं अल्पसंख्यकों के हितों के लिए अधिकार। अल्पसंख्यकों के हितों का अधिकार, यानी इसे हम कह देंगे राइट टू माइनॉरिटी।
राइट टू माइनॉरिटी। ठीक, और ये किसमें है? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में। तो ये जो आर्टिकल 29 और 30 है इसको हम शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार भी बोलते हैं, यानी कि राइट टू कल्चर एवं एजुकेशन, और इसी को हम बोलते हैं अल्पसंख्यकों के हितों हेतु अधिकार, यानी राइट टू माइनॉरिटी। क्लियर। अगला जो आपका अधिकार है, देखिए छठवां जो था वो था संपत्ति का अधिकार। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। और ये था दोस्तों आर्टिकल 31 में। लेकिन हमने क्या किया कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर के आए, 44वां संविधान संशोधन कब लाए? 1978 में। और इस फंडामेंटल राइट सॉरी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इसके द्वारा हम लोगों ने इस आर्टिकल 31 को समाप्त कर दिया, है ना, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया, और इसको हटा करके हमने आर्टिकल 300A के अंतर्गत हमने इसको बना दिया केवल विधिक अधिकार। विधिक अधिकार, यानी कि अब जो संपत्ति का अधिकार है ये अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, और ये सिर्फ क्या रह गया है? एक विधिक अधिकार रह गया। तो ये एग्जाम में ये भी क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार पहले तो मौलिक अधिकार की श्रेणी में था, लेकिन अब उसको विधिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। जो संपत्ति का अधिकार है पहले तो एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब ये सब क्या है? एक विधिक अधिकार रह गया है। ओके। और एक लास्ट एक राइट है, वो है, उसको हम लोग कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और ये है आर्टिकल 32 में। आखिरकार ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या संवैधानिक उपचार का अधिकार है क्या? तो देखिए ये जो आर्टिकल 32 है, यानी ये वाला जो अधिकार है, ये एक तरीके से इन सभी अधिकारों के लिए एक गार्जियन के रूप में काम करता है, एक संरक्षक के रूप में काम करता है। यानी कि अगर कोई भी नागरिकों के इन अधिकारों को छीनता है, कोई भी स्टेट या फिर कोई व्यक्ति विशेष इन अधिकारों पर रोक लगाता है, तो आर्टिकल जो 32 है वो इनको पूरा कराने का काम करता है। ठीक है, वो इनकी क्या करता है? मॉनिटरिंग करता है, यानी वो जो व्यक्ति है जिसके इन अधिकारों का हनन हो रहा है वो सीधे कहाँ चला जाएगा? वो सीधे आर्टिकल 32 के अधीन वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इन सभी अधिकारों को पूरा कराने के लिए उनकी मॉनिटरिंग करेगी, और तुरंत ही राज्य को या फिर किसी व्यक्ति विशेष को जिसने भी अधिकारों को हनन किया है उन्हें तुरंत आदेश देगी कि जल्द से जल्द इन सभी अधिकारों को पूरा कराया जाए। क्लियर। तो हम देखें कि यहाँ पर 7 तरीके के फंडामेंटल राइट हुआ करते थे मूल रूप से, लेकिन अब वर्तमान में ये जो अब छठवां वाला है संपत्ति का अधिकार, इसको समाप्त कर दिया गया है। इसलिए वर्तमान में कितने फंडामेंटल राइट बचे हुए हैं? तो वर्तमान में ये 6 फंडामेंटल राइट बचे हुए हैं। 5 ये हो गए और छठवां ये हो गया संवैधानिक उपचार का अधिकार। और यही कारण है कि जो आर्टिकल 32 है, इस आर्टिकल 32 को सभी फंडामेंटल राइट में सबसे प्रमुख माना गया है ना। तो बहुत सारे जो राजनीति शास्त्री हैं या फिर मैं कह दूं जो हमारे संविधान निर्माता हैं, उन्होंने आर्टिकल 32 को हार्ट कहा है ना, संविधान का एक तरीके से बिल्कुल हार्ट कहा है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, आर्टिकल 32। ओके, अब हम लोग एक एक फंडामेंटल राइट को उठाते हैं और उनके बारे में लोग चर्चा करते हैं कि आखिरकार किस आर्टिकल में क्या बात की गई है। क्लियर। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और फिर तुरंत हम लोग 14 से 18 तक की चर्चा करते हैं। लोग बात करते हैं सबसे पहले समानता के अधिकार की। समानता के अधिकार की बात करेंगे तो समानता के अधिकार में
सबसे पहले स्टार्ट होगा आपका आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है, क्या है आर्टिकल 14 में? देखिए आर्टिकल 14 में दो चीजें हैं। पहला तो इसमें कहा गया है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता यानी कि ये कहता है आर्टिकल 14 कि जो नागरिक हैं उनको विधि के यानी कि कानून के या फिर मैं कहता हूँ राज्य के समक्ष समानता प्राप्त होगी। यानी राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगा, सभी को एक समान मानेगा, है ना, एक समान रूप से देखेगा और सभी के भलाई के लिए एक जैसा ही कार्य करेगा। ओके, तो विधि के समक्ष समानता इसको लिया गया दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से, जो ब्रिटेन है उस ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और इसको ब्रिटेन में कहा गया है रूल ऑफ लॉ। जिसे विधि के समक्ष समानता को ही क्या कहा जाता है? रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का शासन, है ना, रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन। और जो कानून है वे सभी नागरिकों को विधि यानी कानून के समक्ष समान नजरों से देखेगा। दूसरा हम कहते हैं विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण यानी कि विधि का समान संरक्षण से हम विधियों न बोल कहते हैं विधि का समान संरक्षण, यानी जो कानून है सभी व्यक्तियों को इक्वल प्रोटेक्शन देगा। तो इसको हम कहते हैं राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन। पहला क्या हो गया? विधि की समानता यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरा क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वलिटी ऑफ लॉ, और इसको हम कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो पहला क्या था? पहला विधि के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी ऑफ लॉ, या मैं कहता हूँ विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून के समक्ष सभी बराबर है, तो हम इसको इक्वलिटी ऑफ लॉ की जगह हम कह सकते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये ज्यादा उचित रहेगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि बिफोर मीन्स होता है समक्ष, लॉ मीन्स कानून, इक्वलिटी मीन्स समानता, यानी कि कानून के सामने सभी व्यक्ति क्या है? बराबर है। कानून सबको इक्वल नजरों से देखेगा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है और यूनाइटेड किंगडम इसको कहा गया है रूल ऑफ लॉ। दूसरा क्या है? विधि का समान संरक्षण यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो लॉ है यानी कि जो कानून है ये सभी नागरिकों का क्या करेगा? इक्वल प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, सभी नागरिकों का समान संरक्षण करेगा और इसको लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये आपको दो चीजें ध्यान रखनी है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 में दो चीजें कही गई हैं। पहला तो विधि के समक्ष समानता यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरा विधियों का समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और जो विधि के समक्ष समानता है वो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है और विधि का समान संरक्षण लिया गया है यूएसए से। लेकिन यहाँ पर दो एक्सेप्शन भी बताए गए हैं, कुछ अपवाद भी हैं। देखिए सभी नागरिकों के लिए तो यही दो चीजें कही गई कि कानून सभी को समान रूप से संरक्षण देगा और सभी में एक तरीके से समानता रखेगा। क्लियर? लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद है, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनको इससे छूट रखी गई है। ठीक है, इनके लिए लागू नहीं होगा, या ना तो विधि की समक्ष समानता ना इक्वलिटी, वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को इससे बाहर रखा गया है। और दूसरा कुछ जैसे हमारे राजदूत हैं या कुछ डेलीगेट्स हैं, कुछ जो तो कुछ जो है वो दूसरे डेलीगेट्स हैं, उनको भी इन कानूनों से सुरक्षा दी गई है। बाहर रखा गया ये दो चीजें, तो आप आर्टिकल की तो राज्य
इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। याद रखनी है। सर वॉइस नहीं आ रही है, ओके, एक मिनट। हेलो, आ रही है आवाज? कनेक्ट तो है ब्लूटूथ, बस नहीं आ रही। आ गई, ओके। मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू हो जा रहा है। लेकिन जैसे ही ना आया करे तो आप लोग माइक को ऑन करके बोल दिया करिए, क्योंकि वो मैं चैट बार पर देख नहीं पाता ना। तो आप लोग माइक को ऑन करके बोल दिया करिए जहाँ पर होगा। तो आज का जो फैसला है वो कहता है कि जो राज्य है वो नागरिकों को के आधार पर उनके साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करता। और लेकिन कि कुछ आधारों पर और उस भेदभाव किया जा सकता है। लेकिन जो भेदभाव है उसको किसी भी को करने का प्रावधान है। के साथ इन आधारों का जो भविष्य में नहीं किया सकता। यानी कि अगर कहा आपको परिवार है, अपवाद भी लग सकता है। कुछ लोगों को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कि महिला और बच्चों, महिलाओं बच्चों को लिए अगर कुछ स्पेशल कानून बनाती है तो उसको हम इसको हम ये दिखाने के लिए पिछले सरकार ने तो उसके इसका प्रावधान वो राज्य महिलाओं के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य कुछ राइट, एक कानून है राइट टू हेल्थ, जो कि महिलाओं के लिए बनाया गया है। के साथ दिक्कत हुई। एक मिनट, ब्लूटूथ में डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता है बस उससे। दिल्ली बढ़िया से कनेक्ट है, तो बहुत दिक्कत हो रही है। नागरिकों के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन तो समाज में कुछ आधारों पर भेदभाव कर सकता है।
तो पॉजिटिव पावर अगर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो वो जैसे कि पॉजिटिव जो ये कुछ स्पेशल पावर बना जैसे कि हम कॉर्बन कहते हैं कि महिलाओं के लिए राइट टू जीरो जो कॉर्बन है महिलाओं के लिए कानून बनाया गया राइट टू जीरो इसमें अगर कोई महिला है किसी भी तरीके का कोई क्राइम हो रहा है कि घटना घट रही है तो वो किसी भी टॉपिक कंप्लेन करा सकते हैं तो फिर ये बात बतानी है उसके साथ क्राइम हुआ है तो वही जाती है प्रयत्न की वो नहीं समझदार करके हुए अपराध के लिए तो महिलाओं को इसी तरीके से बच्चों को बच्चों को एक बात है अगर बच्चों के साथ कुछ ऑफेंस हो रहा है तो ये प्रॉपर उनसे तो है ये इसका ब्रेक है के आधार पर गिरता रहा है लेकिन इसका भविष्य ये भी कि अगर तो अगर ये शैक्षणिक और सामाजिक रूप से कुछ है तो शैक्षणिक और सामाजिक ये पिछड़े और शोषण के पिछड़े इनको ये दूसरा होगा आर्थिक पिछड़ेपन को आधार नहीं बनाएगा शैक्षणिक पिछड़ेपन को और सामाजिक पिछड़ेपन इन दो आधार हम देखते हैं कि जो आरक्षण है तो उसको हम बना सकते हैं और देखते हैं एडमिशन के लिए इसको हम देखिए के द्वारा हमने आर्थिक को भी आर्थिक ये आर्थिक क्या संसद में क्या हमारे संविधान में आर्थिक क्षेत्र को भी पिछले प्रकार अपना क्या है तो आप कह देंगे कि हाँ एक
सामान्य जो कैटेगरी के व्यक्ति है उनको 10% रिजर्वेशन की बात की गई है। इस आधार पर आपकी जो आप वॉइस कट कर रही है, क्या बताऊं मैं, नेटवर्क यहाँ अच्छा खासा ब्रॉडबैंड चल रहा है, टेक्निकल चीजें हैं। बच्चों वॉइस क्लियर आ रही है, करता हूँ फिर से। अगर ऐसे बोले तो इस तरह में तो आवाज आ रही है। ओके, चलिए ठीक है, फिर ऐसे ही पढ़ाते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया आपका आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 मैंने बताया कि सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ इनमें किसी भी आधार पर, धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। क्लियर? यानी किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं कर सकता, या फिर उनको जो है शिक्षा के लिए नहीं कर सकता। बस कुछ अपवाद है तो रिजर्वेशन दिया गया है, और इस रिजर्वेशन को हम आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट करते हैं, यानी कि पिछड़े हुए लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया जा रहा है। ये हो गया आर्टिकल 15। अब देखते हैं आर्टिकल 16। देखिए आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 ये अवसर की समानता की बात करता है। आर्टिकल 16 किसकी बात करता है? अवसर की समानता, यानी कि समानता, यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। इसमें भी यही चीज कहा गया है कि सरकार जो है, जो स्टेट है, वो किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके लिंग, धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान इन किसी भी आधारों पर भेदभाव नहीं करेगी। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी के अवसर को छीना नहीं सकता, सभी को समान अपॉर्चुनिटी, समान अवसर मिलना चाहिए। और ये अवसर की बात किसमें की गई है? यानी कि नौकरियों में, सरकारी जो नौकरियां हैं, जो जॉब्स हैं, इन जॉब्स में किसी भी व्यक्ति के साथ इन किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन बस इसका भी क्या है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, कुछ अपवाद लगाए जा सकते हैं। और अपवाद मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई भी एससी, एसटी या ओबीसी कैंडिडेट है जो कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा है, तो सरकार उसको कुछ रिजर्वेशन दे सकती है, यानी नौकरियों को क्या कर सकती है, नौकरियों को आरक्षण दे सकती है। तो हम देखेंगे एससी, एसटी और जो ओबीसी है, जो कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो इस पिछड़ेपन को हम रिजर्वेशन का, आरक्षण का आधार बनाएंगे और इसमें क्या करेंगे, हम नौकरियों में आरक्षण देंगे। और ये बात की गई है आर्टिकल 16(1) के अंदर। ठीक है, तो आर्टिकल 16 किसकी बात कर रहा है? अवसर की समानता की बात कर रहा है। और जिसमें कि शैक्षणिक और सामाजिक विषय को बनाएंगे और एसटी, एसटी, ओबीसी को हम करेंगे रिजर्वेशन देंगे। दूसरा इसी बात देखते हैं, आर्टिकल 16 क्रॉस 2 है। 16 क्रॉस 2 क्या कहता है? 16 क्रॉस 2 कहता है कि धार्मिक संस्थाओं में, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है ना, कोई मस्जिद है, तो उसमें जो नियुक्ति है, जैसे कोई मंदिर है तो उसमें जो महंत है, जो पुरोहित है, उसकी जो नियुक्ति, या फिर कोई मस्जिद है तो उस मस्जिद में जो उस मस्जिद का मौलवी है उसकी जो नियुक्ति है, उसमें हम जो धर्म है उसको हम क्या कर सकते हैं, आरक्षण का आधार बना सकते हैं। यानी कि धार्मिक संस्थाओं में, धार्मिक संस्थाओं में
धर्म को नियुक्ति का आधार बनाया जाता है, नियुक्ति का आधार बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा थोड़ा कहता है कि धर्म को तो हम किसी भी तरीके से हम नहीं बना सकते, धर्म के आधार पर हम किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन जब हम आर्टिकल 16 को शुरू देखेंगे तो ये क्या है, एक अपवाद है, यानी कि धार्मिक संस्थाएं उसमें धर्म के आधार पर हम नियुक्ति करेंगे। तो मंदिरों में हम किसको नियुक्त करेंगे, जो स्टेट है वो मंदिर में किसको नियुक्त करता है, केवल ब्राह्मण व्यक्ति को। अगर हम देखें कोई मस्जिद में देखें तो उसका जो उसका कहते कि जो है क्या कहते हैं मौलवी है वो कौन होगा, उसे मुस्लिम का नियुक्त करता है। तो इसको ये नियुक्ति की गई है, ये जो भेदभाव किया गया है, इसको आर्टिकल 16 का आर्टिकल 16 का इसको किसी भी तरीके से वायलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अपवाद है। आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अपवाद है। ठीक है, तो 16 तो क्या था, अवसर की समानता की बात कर रहा था, किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर भेदभाव होगा। ठीक है, तो दो चीज आपने देखी, 16 नौकरियों में भी आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन शैक्षणिक और सामाजिक विषय पर क्या था, जिसको एससी और दूसरा तीसरी कॉपी में क्या है, धार्मिक संस्थाओं में भी धर्म के आधार पर नियुक्ति की जा रही है। हम आर्टिकल 16 देख रहे हैं, आर्टिकल 16 क्या होता है, देखिए आर्टिकल 16 है, ये बोलता है कि निवास स्थान के आधार पर भी कुछ कंडीशन में आरक्षण दिया जाता है, कुछ कंडीशन में भेदभाव किया जा सकता है। तो निवास स्थान को भी कुछ आधारों पर भेदभाव का आधार बनाया जाता है, कुछ पर भेदभाव का आधार बनाया जाता है। तो इसको भी अगर निवास स्थान के आधार पर भी देखते हैं, जैसा कि कुछ स्टेट्स हैं वो अपने यहाँ की जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें अपने स्टेट वालों को 50% 60% का रिजर्वेशन देती हैं। तो इसको भी हम आर्टिकल 16 का हम वॉल्यूशन नहीं मानेंगे, ये कुछ अपवाद है। ठीक, और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 4 को अगर हम देखें तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में भी जो 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसको शामिल किया गया है आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 देखें इसमें क्या किया गया है, इसमें 10% आरक्षण दिया गया है, 10% आरक्षण और किस आधार पर दिया गया है, ये आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर देने की बात किया जा रहा है, समान या जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को। तो ये कुछ अपवाद है, 4 अपवाद है। और आर्टिकल 16 में देख लिया क्या है, आर्टिकल 16 अवसर की समानता की बात करता है, यानी कि राज्य सरकारी नौकरियों में ना तो जन्म के आधार पर, ना तो लिंग, ना जन्म स्थान, ठीक है, इन किसी भी आधारों पर सरकार भेदभाव नहीं करती। आर्टिकल 16 में क्या देखिए, क्लास में मैं इस चीज को डिस्कस कर चुका हूं, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, यहाँ बस रिवीजन चल रहा है, ये मत देखिए बहुत तेज चल रहा है। आर्टिकल 16 की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 बात करता है अस्पृश्यता क्या है, अस्पृश्यता का की बात करता है, यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अस्पृश्यता के अंत यानी किसी भी तरीके का जो भी बात है इन सभी को कर दिया जाएगा, इन सभी को समाप्त किया जाने का प्रयास किया जाएगा, किया जाएगा, किसी भी तरीके की अस्पृश्यता नहीं हो सकती, ये आर्टिकल 17 कहता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 2, ओके ठीक है, आर्टिकल 16 क्लॉज 2 कहता है कि अगर सरकार स्टेट जो है वो धार्मिक संस्थाओं में अगर धार्मिक संस्थाओं में अगर कोई भी नियुक्ति कर रही है, जैसे कि मान लीजिए कोई मंदिर है, उस मंदिर में
सबसे जो ऊंचा पद होगा किसका होगा, पुजारी को होगा। तो वहां पर हम देखते हैं कि मंदिरों में सिर्फ और सिर्फ जो ब्राह्मण है वही तो पुजारी होते हैं ना, उसमें ये तो है नहीं, उसमें कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट तो ये कह नहीं सकता कि मंदिर में जो प्रमुख पद है वो हमको दिया जाना चाहिए, या फिर जो वहाँ पर पुजारी का पद है उसमें यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है। तो ये सर यहाँ पर सरकार आर्टिकल 16(2) में धार्मिक संस्थाओं में धर्म को आधार बना सकती है, नियुक्ति का आधार बना सकती है। ठीक है, हम जो भी मुस्लिम संस्था है वहां पर देखें, जो मुस्लिम कैंडिडेट भी वहां पर सर्वोच्च पद पर होगा। अगर हम कोई चर्च देखें तो वहां पर जो पादरी के पद पर कौन होगा, जो क्रिश्चियन होगा। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, स्टेट क्या करती है, स्टेट धार्मिक संस्थाओं में धर्म को नियुक्ति का आधार बना सकती है। यही कह रहा है आर्टिकल 16(2), और इसको हम आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं मानेंगे। ठीक है, हाँ समझ में आई आशीष? ओके, क्या कहना है, अस्पृश्यता का यानी छुआछूत के अंत की बात करना है। या फिर जो हमारी गवर्नमेंट है किसी भी तरीके के छुआछूत को, जो छुआछूत है उसको किसी भी तरीके से क्या करेगी, किसी भी तरीके के छुआछूत को बढ़ावा नहीं देगी और इसको समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा, एवोल्यूशन किया जाएगा और इसके लिए सरकार ने समय समय पर कुछ कानून बनाए हैं। देखिए तो हम लोग बात कर रहे थे आर्टिकल 17 की, यानी कि अस्पृश्यता के अंत की, यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की। तो अभी का ये है क्या, अनटचेबिलिटी। पहले हम लोग देखते थे पुराने समय पर बहुत ज्यादा हमारे समाज में बहुत ज्यादा छुआछूत, ठीक है, कुछ वर्ग निम्न वर्ग और ये सब चीजें बहुत ज्यादा शामिल थी। तो यहाँ पर सरकार ने क्या किया कि लोगों का बीच में जो गैप है, इस गैप को कम करने के लिए और इस अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रयास कर रही है सरकार। और इसके लिए सरकार समय समय पर कुछ कानून लेकर के, जैसे कि अगर हम एक कानून देखें जिसे हम कहते हैं, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, ये 1955 में आता है, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 में आया। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या है, सरकार ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अनटचेबिलिटी के छुआछूत को बढ़ावा देता है या बढ़ावा देने का प्रयास करता है, तो समर्थन देता है, तो उसके विरुद्ध लीगल कार्रवाई की जाएगी या फिर इसको पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। ये तो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट या इसको इसको 1955 में पास किया गया और इसके द्वारा अनटचेबिलिटी को एक पनिशेबल ऑफेंस माना गया। दूसरे कानून की बात करें तो दूसरा कानून है सिविल राइट एक्ट, जो कि 1976 में आता है। इसी जो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट है, इसी को मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाई करके कर दिया गया सिविल राइट्स एक्ट। सिविल राइट एक्ट कब आता है, 1976 में आता है सिविल राइट एक्ट। ये दो कानूनों की बात करें, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट और सिविल राइट एक्ट। तो सिविल राइट एक्ट में आप देखें कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देता है तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी, यानी कि इसको क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है। और उस व्यक्ति को है और वो भी कैसे नॉन अवेलेबल है ना, यानी कि इसको संज्ञेय अपराध माना जाएगा। संज्ञेय अपराध मान करके 6 मंथ की क्या मिलेगी, नॉन अवेलेबल पनिशमेंट की सजा दी जाती है। और ये इसका और आगे बढ़ सकती है, लेकिन 6 महीने की तो नॉन अवेलेबल, ठीक है। और ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 17, मैंने आपको बताया था कि ये जो आर्टिकल है ये किसी भी व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध तो सुरक्षा देता ही देता है, साथ ही साथ आर्टिकल 17 किसी भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति विशेष से भी सुरक्षा देता है, व्यक्ति विशेष से भी सुरक्षा देता है। अर्थात कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार कर रहा है, यानी अस्पृश्यता का व्यवहार कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी लीगल कार्रवाई होगी, यानी कि उसको भी रोका जाएगा। और अगर उसके किसी व्यक्ति के साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार कर रहा है तो वहां पर इसको भी
क्या माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा आर्टिकल 17 का। ये जो आर्टिकल 17 है ये नागरिकों को व्यक्तियों के विरुद्ध भी और स्टेट के विरुद्ध भी प्राप्त है। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 17 हो गया, जिसमें को वायलेशन करने का प्रयास किया गया है। अब आर्टिकल 17 के बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें देखिए आपको ये दो एक्ट याद रखना है, एंटी सेमिटिक ऑफेंस एक्ट याद रखना है 1955 और सिविल राइट एक्ट याद रखना है 1976। ये दो एक्ट हैं जो कि इनको लाया गया है इसके रक्षा के लिए, जो भी एससी एसटी व्यक्ति हैं। तो आप देखते हैं कि इसी को हम कभी-कभी क्या कहते हैं, एससी एसटी एक्ट बोल देते हैं। इसका क्या बोलते हैं, एससी एसटी एक्ट बोल देते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति इनके साथ छुआछूत का या अनटचेबिलिटी का व्यवहार ना कर सके। ठीक है, और ये भी क्या है, ये भी मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं, इनका भी जो सामाजिक स्तर है वो बढ़ सके। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 17 के बाद में बात करते हैं आर्टिकल 18, और जो आर्टिकल 18 है ये बात करता है उपाधियों के अंत, उपाधियों का अंत। ठीक है, आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात कर रहे हैं, यानी कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल, इसको क्या बोलते हैं, एबॉलिशन ऑफ टाइटल। उपाधियों का, अब अधिकार ये जो आर्टिकल 18 है इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमारे जो संविधान सभा के सदस्य हैं उन्होंने इस आर्टिकल 18 को क्यों शामिल किया, क्यों उपाधियों के अंत की बात की। तो देखिए, हमारे संविधान सभा के सदस्यों को मानना था कि जब तक लोग तरह तरह की उपाधियां धारण करते रहेंगे तो ये अपने आप को हिंदू समाज से अलग मानने लगेंगे। जैसे कि अगर हम देखें कि पहले बहुत सारी उपाधियां चलती थी, जैसे कि राजा की उपाधि दे दी गई है ना, जैसे कि और भी बहुत सारी उपाधियां हैं, राय की उपाधि दे दी गई। तो ये सब जो उपाधियां हैं तो क्या करती थी, वो लोगों को अन्य दूसरे लोगों से बिल्कुल पृथक सब महसूस कराती थी। तो यहाँ पर ये आवश्यकता महसूस हुई है, संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने कहा ये सभी जो उपाधियां इनको समाप्त कर दिया जाए, जिससे कि जो सभी नागरिक हैं उनमें इक्वलिटी की, समानता की भावना डेवलप हो। तो इस वजह से ये जो सारी उपाधियां हैं इनको समाप्त किया गया। तो इसमें अगर हम देखें इसमें क्या कहा गया है कि जो राज्य है, राज्य किसी को भी कोई भी उपाधि नहीं देगा, है ना। तो एक तो इसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया, जो बहुत सारी उपाधियां हुआ करती थी वो सब समाप्त कर दी गई, ताकि सभी लोग एक इक्वल स्ट्रीम में आ जाए, है ना। जो सभी का सामाजिक स्तर है वो बिल्कुल एक जैसा लगे, कोई भी एक दूसरे, कोई भी अपने आप को दूसरे श्रेष्ठ न समझे। तो इस सब तरह की उपाधियां समाप्त की गई। इससे अगर हम देखें कि क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं, इसमें लिखा गया है आर्टिकल 18 में कि जो राज्य है, ये जो स्टेट है, वो किसी भी नागरिक को किसी भी तरीके की उपाधि नहीं देगा। ठीक है, जो राज्य है वो किसी भी नागरिक को किसी भी तरीके की उपाधि नहीं देगा। लेकिन इस प्रोविजन में दो दो चीजों को बाहर रखा गया है, जैसे कि राज्य सेना में उपाधि दे सकता है और एजुकेशन की फील्ड में उपाधि दे सकता है। भाई कोई डॉक्टरेट की उपाधि है, एजुकेशन में डॉक्टरेट की उपाधि है, इंजीनियर की उपाधि है, तो इस तरह की उपाधियां जो है ना, आप नाम के आगे लगाते हैं इंजीनियर, ठीक है, डॉक्टर लगाते हैं, तो ये भी उपाधियां हैं, लेकिन इनको शामिल किया गया है। ठीक है, दूसरा सेना की जो रैंक्स है उनकी जो उपाधि है वो भी भाई नाम के आगे आप देखते हैं लिखा होता है ब्रिगेडियर, है ना, XYZ ब्रिगेडियर, कर्नल फलाने। ठीक है, तो सेना की रैंक की उपाधि, सेना में रैंक और एजुकेशन की उपाधियां, इन दो फील्ड में जो उपाधियां हैं उनको शामिल किया गया है। इन दो फील्डों में उपाधियां दी जाती हैं, बाकी किसी भी तरीके की उपाधि, महामानव की उपाधि दे दी जा रही है ना, लोकमान्य की उपाधि दे दी जा रही है, राजद की उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि, राय की उपाधि, ये इस तरह की सारी उपाधियां समाप्त कर दी गई। राज्य कोई भी उपाधि नहीं देने वाले को, केवल दो ही क्षेत्रों में छोड़ करके, एक सेना और दूसरा एजुकेशन है। इसमें अगला चीज और समझ के गया अंतर में कहा गया है कि कोई भी भारतीय विदेशों से भी कोई उपाधि नहीं ले सकता। कोई भी भारतीय विदेशों से भी किसी भी तरीके की उपाधि नहीं ले सकता। एक तो राज्य तो देगा ही नहीं, ठीक है, राज्य तो देगा ही नहीं किसी को भी उपाधि।
दूसरा, कोई भी नागरिक है भारतीय है वो विदेशों से भी किसी भी तरीके की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है। अभी अगर मान लीजिए कोई विदेशी है ना और हमारे देश में जॉब कर रहा है, इस वाले में क्या था कि भारतीय विदेशों में उपाधि नहीं मिल सकता। तीसरा पॉइंट इसमें क्या बोला गया है, कोई अगर विदेशी व्यक्ति है और वो भारत में क्या है, भारत में जॉब कर रहा है ना, भारत में किसी सार्वजनिक पद पर है, भारत में क्या है, किसी अगर सार्वजनिक पद पर है, किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर है, तो ये ना तो भारत से कोई उपाधि लेगा और ना ही ये अपने देश से, ना ही विदेश से भी उपाधि ले सकता। ठीक है। तो कोई अगर विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ अपॉइंट है तो वो ना तो उसे भारत सरकार ही कोई उपाधि देगी और ना ही वो अपने देश से या फिर किसी भी अन्य देश से किसी भी तरीके की कोई उपाधि नहीं कर सकता। ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें, चौथा पॉइंट इसमें कहा गया है कि कोई भी भारतीय या फिर कोई भी विदेशी जो कि भारत के सार्वजनिक पद पर नियुक्त है, कोई भी इंडियन या कोई भी विदेशी जो कि भारत में सार्वजनिक पद पर नियुक्त है, ये ना तो अपने देश से ना ही किसी अन्य देश से किसी भी तरीके का उपहार, किसी भी तरीके का उपहार बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं ले सकता है ना। तो अगर कोई विदेशी हमारे देश में अपॉइंट है, जॉब कर रहा है या फिर कोई अगर इंडियन है तो ना तो विदेशी ना तो अपने देश से ना ही किसी अन्य देश से किसी भी तरीके का उपहार ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसे करना है तो फिर वो क्या करेगा, उससे पहले राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति लेनी होगी। ठीक है। अब देखिए इसी में एक चीज और आपको बता देते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे सम्मान आप देखे हैं, है ना, सम्मान जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म श्री हो गए। तो आप देखेंगे कि सरकार तो भाई पद्म भूषण की भी उपाधि देती है, पद्म भूषण का सम्मान देती है, उसे एक्चुअली उसको उपाधि ना बोल करके हम क्या बोलते हैं, सम्मान बोलते हैं। तो इसमें आपको कौन सा पॉइंट देखना है कि सरकार के द्वारा दिया गया सम्मान उसको लेकर हम सम्मान मानते हैं, ना कि उसको उपाधि। किसी भी तरीके की कोई सम्मान जैसे कि भारत रत्न, जैसे कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये सभी क्या है, ये सब सम्मान है ना कि उपाधियां। इसलिए सरकार ये तो लोगों को देगी, लेकिन वो जो व्यक्ति है जिसको भारत रत्न प्राप्त हुआ है वो अपने नाम के साथ एज अ सरनेम इनको नहीं लगा सकता। मान लीजिए किसी व्यक्ति को भारत रत्न की उपाधि मिल गई, अब वो उसने अपना नेम प्लेट में लिखवाना चालू कर दिया है भारत रत्न है ना। तो ये सब है, ये सब क्या है, सम्मान है या ऑनर है, और इन ऑनर को एज अ उपाधि में यूज नहीं किया जाता है, एज अ उपाधि यूज नहीं किया जाता। ठीक है। तो टाइटल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता, इस चीज को आपको ध्यान देना है, एग्जाम में कभी-कभी आपको कंफ्यूज करता है। फिर बताइए आर्टिकल 18 में तो कहा गया है उपाधियों का अंत किया, उपाधियों का अंत किया जाएगा, है ना, राज्य क्या करेगा, उपाधियों का अंत करेगा और किसी को भी कोई भी उपाधि नहीं देगा। लेकिन फिर भी राज्य नागरिकों को भारत रत्न, पद्म विभूषण ये सब देता है, ये सब टाइटल देता है। तो ये क्या है, तो आप कहेंगे कि ये उपाधि नहीं है, ये सम्मान है, और जो नागरिक है वो इनको एज अ उपाधि, एज अ टाइटल यूज नहीं करेगा। ठीक है। ये आपका आर्टिकल 17 अगला हम लोग लाइट देखेंगे, अगला विभाग देखेंगे हम आर्टिकल 19। क्या मैं कहता हूँ कि देखिए समानता का अधिकार कंप्लीट हो गया, अब अगला जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है अगला? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार राइट्स देखते हैं, राइट्स करते हैं कौन कौन से, चार पांच अधिकार। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, 21 ए और आर्टिकल 22। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम आर्टिकल 19 की बात करें। आर्टिकल 19 का स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 का है। तो देखिए जो आर्टिकल 19 है वो बात और ऑब्जेक्ट की स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 19 की बात करता है, आर्टिकल 19 तो आर्टिकल 19 पूरे हमारे जो संविधान है, संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, और इसको आर्टिकल 19 को बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है। क्या बोला गया आर्टिकल 19 को? बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया आर्टिकल 19 को। अब जब हम आर्टिकल 19 की बात करेंगे तो आर्टिकल 19 में कई सारे
आर्टिकल 19 के अंदर भी बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे कि आर्टिकल, तो अगर हम आर्टिकल 19 का आर्टिकल 19 को हम देखें, आर्टिकल 19 क्लॉज, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 को हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 19 का क्लॉज 1, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज माना जाता है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत भी इसको आर्टिकल 19 को भी बहुत सारे क्लॉज को बताया गया है, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज बी। तो जो बी, सी, डी, ई क्लॉज है वो इसके अपवाद है, लेकिन इसमें जो अधिकार दिए गए हैं वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंदर सब क्लॉजेस में दिए गए हैं। यहाँ हम सब क्लॉजेस में को बांटेंगे, जैसे कि आर्टिकल 19 क्लॉज सब क्लॉज 1, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 2, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 3, ठीक है। फिर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 4, तो ऐसे बहुत सारे सब क्लॉज बांटे गए हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से सब क्लॉज है इसके अंतर्गत। तो देखिए जब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 क्या है, ये है वाक एवं अभिव्यक्ति अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। यानी कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार बताए गए हैं, बहुत सारे राइट से बात की गई है। उन्हीं में से पहला जो राइट है वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत कौन सा है, वाक एवं अभिव्यक्ति अधिकार। दूसरा अगर हम देखेंगे दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है सभा का अधिकार। दूसरा अधिकार कौन सा रहेगा, दूसरा अधिकार रहेगा सभा एवं सम्मेलन का अधिकार। ठीक है, पहला तो हो गया वाक एवं अभिव्यक्ति अधिकार, यानी कि स्पीच एंड राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सभा एवं सम्मेलन का अधिकार। ठीक है, सभा एवं सम्मेलन का अधिकार, यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो कहीं पर भी सभा या सम्मेलन कर सकता है, सभा या सम्मेलन का अधिकार हो गया। ठीक है, यानी अपने ग्रुप बना सकता है, आपकी पार्टी बना सकता है, ये किसमें हो गया, आर्टिकल 19 क्लॉज, आर्टिकल 19 क्लॉज सब क्लॉज 2 में हो गया। उस तरीके से अगर हम देखें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 3 में क्या है, ये कहता है संगठन का अधिकार। यानी कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति सभा या सम्मेलन कर सकता है, यानी कोई भी बैठक कर सकता है, सभा या सम्मेलन, यहाँ पर क्या संगठन बना सकता है, यानी कि कोई पार्टी वगैरह बना सकता है। ठीक है, संगठन का अधिकार। तीसरा अगर चौथा अधिकार की हम बात करें, चौथा कौन सा है, तो इसको हम देखेंगे कि कहीं भी अबाध रूप से विचरण करने का अधिकार। यानी जो नागरिक है वो कहीं पर भी पूरे देश में कहीं भी अबाध रूप से क्या कर सकते हैं, अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए इन सभी अधिकारों पर जैसे आपको बताया कि फंडामेंटल राइट है, ये असीमित नहीं है, इनमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकते हैं, है ना, कुछ तर्कसंगत आधारों पर रोक लगाई जा सकती है। अब जो भी सरकार को उचित लगेगा, जो भी स्टेट को उचित लगेगा। हम मान लीजिए कि कहीं भी आवाज रूप से विचरण का अधिकार दे दिया गया आर्टिकल 19 क्लॉज ये सब क्लॉज 4 के अंतर्गत। अब जो व्यक्ति है वो कहने लगे कि मैं तो ऐसे क्षेत्र में जाऊंगा जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स रखे गए हैं, है ना, या फिर कुछ ऐसे सेंसिटिव क्षेत्र हैं जहां पर लोगों के जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन व्यक्ति क्या कहे, वो भिड़ गए कि नहीं मैं तो आर्टिकल 19 क्लॉज सब क्लॉज 4 के तहत मुझे अधिकार मिला है कि मैं कहीं पर भी आवाज रूप से विचरण कर सकता हूं। तो इस आधार पर देश में कहीं भी विवाद करने या बदलने का अधिकार, यानी कि कोई व्यक्ति हो कहीं पर भी यूपी में भी किया, बिहार में भी जाके विवाद कर सकता है, बिहार में भी जाके बच सकता है ना, चाहे वो आपको जम्मू कश्मीर में भी बच सकता है ना, पहले 3.0 के जम्मू कश्मीर को थोड़ा सा स्पेशल प्रोविजन दिया गया था, लेकिन अब व्यक्ति जम्मू कश्मीर में भी जाके बच सकता है। ठीक है, तो अभी अपने काम लेंगे 19 क्लॉज 8 क्लॉज 1 वाक अधिकार, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट। दूसरा है सभा एवं सम्मेलन का अधिकार, यानी किसी भी तरीके का सभा है या विचार कहीं बैठक वगैरह वो कर सकता है, सम्मेलन कर सकता है। ठीक है, 19 क्लॉज 8 क्लॉज 3 के अंतर्गत क्या, संगठन बनाने का अधिकार, यानी किसी भी तरीके की कोई पार्टी बनाई सकती है, कोई भी किसी भी पुरानी पार्टी से निकल सकता है, अपनी नई पार्टी बना सकता है। संगठन का अधिकार 19 क्लॉज 8 क्लॉज 4 में क्या है, कहीं भी आवाज रूप से विचरण करने का अधिकार, जो व्यक्ति है कहीं पर भी देश में कहीं भी जाकर घूम सकता है। ठीक है,
ठीक है, जो भाई कहा गया है कहीं पर भी आवाज से विवाद करने या बस नहीं करना। ठीक है, अब हम देखेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज के सब क्लॉज 6। ये क्या कहता है? देखिए ये कहता है संपत्ति अर्जित करने का, संपत्ति के अर्जन का, यानी जो व्यक्ति है वो कहीं पर भी जाकर संपत्ति का अर्जन कर सकता है। संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार या संपत्ति के प्रोडक्शन का अधिकार है। संपत्ति को मैं कह रहा हूँ खरीदने और बेचने का अधिकार, क्या नहीं सकते हैं। संपत्ति को खरीदने एवं बेचने का अधिकार, संपत्ति को खरीदने एवं बेचने का अधिकार। ठीक है, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, संपत्ति को खरीदने व बेचने का अधिकार। इसमें था आर्टिकल 19 क्लॉज के क्लॉज 6 क्या होगा, लेकिन उसको भी समाप्त कर दिया गया है उसी अमेंडमेंट के द्वारा जो 1978 में अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा 44, तो 44 अमेंडमेंट के द्वारा इसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और अब एक बात देखिए हमने आर्टिकल 19 क्लॉज के सब क्लॉज 7 ये कहता है कि जो व्यक्ति है वो कोई भी व्यापार, ठीक है, कोई भी प्रोफेशन, ठीक है, कोई भी व्यापार व्यक्ति अपना सकता है। ठीक है, अपने जीवों के जो व्यक्ति है कोई भी काम कर सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी प्रोफेशन कर सकता है ना। तो इसमें किसी भी तरीके की रोक नहीं लगाई गई। भाई कोई भी व्यक्ति चाहे आईएएस एग्जाम दे, है ना, लेखपाल के एग्जाम दे, किसी भी तरीके कोई ट्रेड करे, कोई व्यापार करे, कोई भी प्रोफेशन करे, प्राइवेट जॉब करे, है ना, सरकारी जॉब करे, ना करे। ठीक, तो ये भी हमें आर्टिकल 19 क्लॉज 8 क्लॉज 7 के अंतर्गत दिया गया है। देखिए इनमें भी सरकार के द्वारा कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, यानी कि जो व्यक्ति को ऐसे कोई भी व्यापार नहीं करेगा, कोई भी ऐसे प्रोफेशन नहीं करेगा जो कि सरकार के द्वारा जिसको क्या किया गया है, राज्य के द्वारा रोक लगाई गई है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए ऐसे क्षेत्र हैं जो सरकार की मोनोपोली पे है, जैसे मान लीजिए रेलवे। अब अंबानी से कहते हैं कि नहीं मैं अपनी रेलवे चलाऊंगा, ठीक है, या फिर मैं अपना न्यूक्लियर वेपन बनाऊंगा, तो उस पर सरकार का क्या है, अपना मोनोपोली है। तो व्यक्ति ऐसा व्यापार नहीं कर सकता, या फिर ऐसे व्यापार जिस पर सरकार ने जिसको कानूनी रूप से अमान्य घोषित किया हुआ है, अवैध घोषित किया है, जैसे मान लीजिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, है ना, तो व्यक्ति कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग करूंगा, ह्यूमन ऑर्गन की, या फिर ऐसे नशीले मादक पदार्थों का मैं व्यापार करूंगा। तो इन सभी चीजों पर राज्य के द्वारा रोक लगाई गई है। इसी को हम कहते हैं संगत रोक लगाना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाना। तो ये सारे जो अधिकार हैं ये सभी अधिकार अतिरिक्त नहीं है, स्टेट समझ रोक लगा सकता है। अब इसमें अगर हम लोग कुछ देखें, जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज 1 है वहां पर अतिरिक्त अधिकार, तो कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जो कि इस अधिकार को पूर्णता प्रदान करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 है या फिर वह अतिरिक्त अधिकार है। तो ये अधिकार अगर पूरा कराना है तो उसके लिए कुछ इसके क्या है, है कुछ पूरा है, जो इसको क्या करते हैं, पूरा करने में मदद करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी बात रखनी है ना, इसकी डेटा है या एक्सेस करना है, तो उसके लिए उसको क्या होना चाहिए, उसके लिए उस व्यक्ति को उन सभी चीजों की जो सोर्स है, सूचना के जो सोर्स है उनके प्रति पहुंच होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहूँ किसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ ऐसे अधिकार हैं जो दिए गए हैं, जैसे कि प्रेस की सुरक्षा का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। आपसे बताइए प्रेस की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल के तहत उसको पावर मिली हुई है, तो आप बताएंगे वाक एवं प्रस्तुति के अधिकार है। जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 है उसके तहत पावर मिली हुई है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है भाई, अगर जो प्रेस है वही तो हमें और आपको सूचना तक हमारी पहुंच बनाती है या हमारे पास तक सूचना उपलब्ध कराती है, और उसी सूचना के आधार पर नागरिक क्या करेगा, अपना स्पीच और एक्सप्रेशन के अधिकार को पूरा करेगा। ठीक है, जो प्रेस की स्वतंत्रता है तो पूरा करेगा। दूसरा वोट देने का अधिकार,
जो वोट देने का अधिकार है, जो वोट देने का अधिकार भी क्या है, विधि का अधिकार है, लेकिन देखा जा रहा है यानी कि वोट के माध्यम से ही हम अपने जो भावना है कि हम किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, है ना, ये तो हमारा पूरा करना है। ठीक है, तो वोट देने का अधिकार भी क्या है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19 विज्ञापन का अधिकार, प्रसारण का अधिकार, ठीक है, सूचना का अधिकार या फिर प्रदर्शन करने का अधिकार, ये सभी क्या है, ये सभी आर्टिकल 19 और 1 को पूरा करना है। ठीक है, अच्छा इसमें जॉब अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए चुप रहने का अधिकार, क्या चुप रहने के अधिकार को भी वाक और प्रवृत्ति के अधिकार शामिल किया गया है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। चुप रहने का अधिकार भी क्या है, चुप रहने का अधिकार भी वाक और प्रवृत्ति के अधिकार को भी सुरक्षा प्रदान करता है। भाई हमारा इंटरेस्ट है, हम कुछ बोलना चाहते हैं, हम मौन रह करके हम अपनी बात करते हैं, है ना, भाई मौन रहना भी एक तरीके से बात अपने अपने आप को एक्सप्रेस करना है ना। किसी व्यक्ति ने कहा कुछ काम करने के लिए, है ना, क्या आपने कुछ पूछा, हम मौन है, नहीं बताना चाहते, ठीक है, ये भी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, चुप रहना। तो चुप रहने का जो अधिकार है वो भी आर्टिकल 19 क्लॉज ए सुरक्षा करता है। ठीक है, ये लोग आपका आर्टिकल 20। अगर मैं आपको आर्टिकल 20 की बात करूं, आर्टिकल 20 क्या कह रहा है कि ये अपराध में कोशिश के संबंध में संरक्षण की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 अपराध में दोषी के संबंध में संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 20 अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है, अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, तो भी उसको क्या होगा, तो भी उसके लिए उसको अपना दोष सिद्ध करने के, मतलब अपना बचाव करने का उसको अधिकार मिलेगा। ठीक है, उस पर भी उसको कुछ अधिकार प्राप्त होंगे। जैसे कि पहला भूत रक्षी कानूनों पर प्रतिबंध, भूत रक्षी कानून पर प्रतिबंध, ये क्या है, भूत रक्षी कानून पर प्रतिबंध, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, कोई व्यक्ति ने अगर कोई क्राइम किया है, तो उस समय जो भी सजा वर्णित होगी, जो भी सजा का प्रावधान होगा, वही सजा है उसको मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज उस व्यक्ति ने आज कोई क्राइम किया है और आज उसके लिए केवल मान लीजिए सजा 1 साल की थी, और कल के दिन संसद ने उसके लिए कानून आईपीसी से आईपीसी में अमेंडमेंट किया और उस अपराध की सजा बढ़ा के आजीवन कारावास कर दिया, तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास दे दी जाएगी? नहीं, इस व्यक्ति को वही सजा दी जाएगी जो कि इसके अपराध करते समय जो भी था। यानी संसद किसी भी कानून को बैंक देश से जाके लागू नहीं कर सकती। आज अगर संसद ने लागू किया है कोई कानून, तो आज से ही उसको लागू माना जाएगा, उसको बैंक देश से जाके लागू नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं भूत रक्षी कानूनों पर प्रतिबंध। यानी आज आपने जो सजा की अपराध किया है, उसके लिए जो सजा आज वर्णित हुई वही आपको दी जाएगी, तो उसको बैंक देश में जाकर उसको लागू नहीं करेगा। दूसरा दोहरे दंड पर रोक, क्या है, दोहरे दंड पर रोक, मतलब अगर आपने एक कोई क्राइम किया, उस क्राइम को एक ही सजा मिली, उसको डबल सजा नहीं दी सकती। तो उसके लिए मान के आपको 5 साल की आपको सजा मिल गई, आपने 5 साल की आपको सजा बदल दी, और उसके बाद आपको कहा गया कि आपको 1 लाख रुपए का आपको जुर्माना भी जमा करना है। ठीक, तो आपको क्या लगा दिया, आपको दोहरा दंड लगा दिया। एक तो आपको क्राइम भी सजा दी गई, आपने पास किया, फिर आपके ऊपर 1 लाख का जुर्माना भी लगा दिया गया। ये क्या हो गया, ये हो गया डबल दंड, ये हो गया दोहरा। तो इस पर भी क्या है, दो लगाए गए, एक तो भूत रक्षी कानून का प्रतिबंध है और दूसरा दोहरे दंड पर रोक है। एक अपराध एक ही सजा दी जा सकती है, 2 साल सजा नहीं दी जाएगी। ठीक, और तीसरा इसमें अपने विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद नहीं किया सकता। मान लीजिए कोई अपराधी है, उसने कोई अपराध किया है, तो उसको अपने ही विरुद्ध, उस व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए, साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु बाध्य नहीं किया जाता, बाध्य नहीं किया जाता। हम देखते हैं ना
कि जो पुलिस है, पुलिस कस्टडी में जो भी बयान दिए जाते हैं क्रिमिनल अपराधी के द्वारा, वो कोर्ट के अंदर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि कोर्ट की मानना ये हो सकता है कि पुलिस ने डॉक्टर की मारपीट करके उस पर जुर्म कबूल करवाया हो। ठीक, तो इस पर भी ये जो पुलिस काम करती है ये लीगल नहीं है, ये इलीगल है ना। तो अगर ये बात जो होती है तो जो पुलिस वाले हैं उनका उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाती है। तो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति को अपने करने के बाद नहीं दे सकता है कि आप उसी को मार पीट करके नहीं पूछेंगे कि तुमने वेपन कहाँ छुपाया है या फिर अपने विरुद्ध साक्ष्य करो, नहीं। ये काम कितना है पुलिस का। पुलिस क्या करेगी? पुलिस जाकर के साक्ष्य कलेक्ट करेगी। लेकिन वो जो घटना है क्रिमिनल पर दबाव नहीं बनाया जाएगा कि वो अपने विरुद्ध साक्ष्य करें। ठीक है, तो क्योंकि आर्टिकल 20 के तहत को ये अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या देखिए, अपराध के लिए संरक्षण यानी भूल अच्छी कानून पर प्रतिबंध लगा है। ठीक है, दोहरे दंड पर रोक और अपने विरुद्ध साक्ष्य करने पर बाध्य नहीं किया जाएगा। अब हम देखते हैं आर्टिकल 20 क्या कहता है। आर्टिकल 20 कहता है प्राण एवं दैहिक सुरक्षा का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक सुरक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 20 कहता है प्राण एवं दैहिक सुरक्षा का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण यानी लाइफ और उसकी जो दैहिक सुरक्षा है उससे वंचित नहीं किया सकता सिवाय कानून सम्मत प्रक्रिया के। सिवाय कानून सम्मत प्रक्रिया के। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती बिना किसी उचित आधार के गिरफ्तार करके नहीं रखा जाएगा। बिना किसी उचित आधार के गिरफ्तार करके नहीं रखा जाएगा, तो ये दैहिक सुरक्षा का उल्लंघन हो गया। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के प्राणों का हनन नहीं किया जाएगा बिना किसी उचित आधार के, लेकिन कानून सम्मत प्रक्रिया के तहत नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को फांसी कर दी गई तो वो क्या है, कानून हनन हो गया, लेकिन वो फांसी कैसे दिया गया, कानून सम्मत प्रक्रिया। ठीक है, उस तरीके से उसी तरीके से किसी भी व्यक्ति को कानून सम्मत प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार भी किया सकता है। यानी अगर व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसको गिरफ्तार किया सकता है। अगर अपराध सिद्ध हो गया तो उसको जेल में डाला जाएगा। लेकिन आर्टिकल 20 है ये जो कहता है कि अपराध करने के पश्चात गिरफ्तारी, अपराध के पश्चात गिरफ्तारी, यानी किसी व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है तो अपराध करने के बाद उसको गिरफ्तार तो किया ही जाएगा, साथ साथ उसको जेल में रखा जाएगा। लेकिन आर्टिकल 20 कहता है कि अपराध से पूर्व गिरफ्तारी, यानी किसी व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है तब भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। किस आधार पर? इसको किया जाएगा प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, यानी किसको कहते हैं निवारक निरोध कानून। निवारक निरोध कानून मतलब कि अगर ऐसा आभास हो जाए, ऐसा अगर लगे ये जो व्यक्ति है ये किसी भी तरीके से अपराध कर सकता है या कानून को तोड़ सकता है, तो केवल इस शंका के आधार पर भी किसी व्यक्ति को क्या कह सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम देखें, मान लीजिए अगर शहर में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को आना है तो पुलिस क्या करेगी, जितने भी सटे हुए गुंडे बदमाश उनको उठा करके जेल में डाल देगी, जेल में क्या डाल देगी, उसको या तो नजरबंद कर देगी या तो उसको कुछ समय के लिए चौकी में लेके बैठा देगी थाने में। तो इसको क्या कहते हैं, निवारक निरोध। अच्छा, गिरफ्तारी की सकती है। जैसे अगर हम अभी देखते हैं जब आर्टिकल 370 उठाया गया तो जितने भी जम्मू कश्मीर के लोकल पॉलिटिशियंस थे वो सभी को नजरबंद कर दिया गया था, है ना। तो ये किसके तहत किया गया था, आर्टिकल 20 के तहत किया गया था कि उसमें क्या है, अपराध करने से पहले ही गिरफ्तारी कर दी जाएगी और क्या लगा दिया जाएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। इसमें हम कुछ कानून देखते हैं, जैसे कि अगर हम देखें राजपाल एंड नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अगर लगा दिया गया तो किसी भी व्यक्ति को केवल संख्या के आधार पर भी गिरफ्तार किया सकता है। देखें वीजा हम देखें, है ना, हम देखें कोटा देखें, हम कागा देखते हैं, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंटिव एक्ट देखते हैं, यूएपीए देखते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंटिव एक्ट देखते हैं। ये सारे कानून ऐसे हैं जिनके आधार पर किसी भी व्यक्ति केवल संख्या के आधार पर भी गिरफ्तार किया सकता है। अरे उस व्यक्ति ने कोई भी सजा
कि कोई काम कर दिया हो, लेकिन केवल संख्या चलवाना को विकास कर दिया जाएगा। आर्टिकल 21 हो गया। अब आर्टिकल 21 क्लॉज ए क्या कहता है, ये मानता है आर्टिकल 21 क्लॉज ए, तो ये आर्टिकल 21 क्लॉज ए है वो संख्या के अधिकार की बात करता है, राइट की बात करता है, ये अधिकार की बात करेगा आर्टिकल 21 क्लॉज ए। ठीक है, इसको कौन सा समझ लिया था, इसको लिखिए एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा समझ लिया गया था। इससे पहले नहीं था, जो शिक्षक अधिकार है इसमें ये पहले शामिल नहीं था मूल रूप से संविधान में, लेकिन इसको एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 96वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शामिल किया गया। अब ध्यान रखिए आर्टिकल 21 इसमें कहा गया कि जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे, जो भी 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे, उनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी है। शिक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है राज्य की, यानी कि स्टेट की जिम्मेदारी है। स्टेट 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मतलब फ्री में शिक्षा होगी। हर 1 किलोमीटर के रेडियस पर एक प्राइमरी स्कूल होगा, 1 किलोमीटर के रेडियस पर एक जूनियर स्कूल होगा। बच्चों को मुफ्त भोजन कराया जाएगा, है ना, बच्चों को मुफ्त किताबें दी जाएंगी, उनको बैग दिए जाएंगे, उनको यूनिफॉर्म दिए जाएंगे, स्कूल दिए जाएंगे। तो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। फिर हम बात करें आर्टिकल 22 क्या कहता है। आर्टिकल 22 क्या कहता है, तो आर्टिकल 22 गिरफ्तारी की बात करेंगे। गिरफ्तारी होने से अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो उसको गिरफ्तार करने के बाद भी उसके पास कुछ अधिकार बचे हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तार होने के बाद भी कुछ अधिकार मिले हुए हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा। कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा। दूसरा, उसको अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। ठीक है। तीसरा, अगर किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो गिरफ्तार अभी उसके ऊपर कोई भी दोष साबित हुआ नहीं ना, दोष कौन सा बच रहा है, वो पुलिस का काम क्या है, उसको जेल करना, उसको गिरफ्तार कर लेना, है ना। तो उस व्यक्ति को फटकारी नहीं लगाई जाएगी जब तक कि उस व्यक्ति के खिलाफ ये अपराध कम करना हो। तो इस व्यक्ति को क्या है, बेड़िया या अगला क्या है, जैसे कि इस व्यक्ति को 24 घंटों के अंदर 24 घंटे के अंदर इसको मजिस्ट्रेट के सामने सुनाया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। जो मतलब गिरफ्तार किया है तो अपने पास 24 घंटे तक रख सकते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर इस व्यक्ति को जज के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। और अगर कोई ठोस सबूत नहीं है इस व्यक्ति के खिलाफ, ठोस सबूत नहीं है तो क्या कर दिया जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा। अगर ठोस सबूत नहीं है तो इस व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। इसी तरह देखिए जो आर्टिकल 22 है उसका गिरफ्तारी और सुरक्षा में, इसी में आप लोग देखते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, जो मैं भी आपसे बात कर रहा था सुरक्षा वाले से, है ना। इस इसको मैंने क्या करते हैं, सुधारने के लिए बता दिया था गिरफ्तारी को गिरफ्तारी को लेकिन एक्चुअल में जो रखा गया है, ये रखा गया है आर्टिकल 22 डी दीवार की व्यवस्था आपने जो आता है जो दीवार की आर्टिकल में रखा गया है, आर्टिकल 22 डी रखा गया है। आर्टिकल 20 को मैंने आपको सुधारने के लिए बता दिया था, तो भी यहाँ क्या गया दैनिक सुरक्षा का अधिकार। तो यहाँ पर दीवार की में क्या किया जा रहा है कि दैनिक सुरक्षा जा रहा है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो एक्ट है उसके तहत चाहे सुरक्षा भी हो सकती है, लेकिन ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है ये है कहाँ रखा गया है, ये रखा गया है आर्टिकल 22 बी के अंदर। ठीक है, तो आर्टिकल 22 बी है, आर्टिकल 22 और बी है। 22 और बी में दीवार निरोध के बारे में जिक्र किया गया है, दीवार निरोध को रखा गया है आर्टिकल 22 बी। ठीक है, तो आर्टिकल 22 बी है वो कहता है कि अगर कोई अपराध किया है उसको गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तारी की समय को क्या अधिकार होते हैं, मैंने आपसे बातें कर ली। गिरफ्तारी कारण करने का अधिकार, सलाह देने का अधिकार, खड़ी न ठहराने का अधिकार, 24 घंटे के अंदर जज के सामने करने का अधिकार, ठोस सबूत न होने पर छूटने का अधिकार। ये तो है आर्टिकल 22 ए में।
अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है तो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ने क्राइम नहीं किया है तब भी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आर्टिकल 22 में वर्डिक दीवार विरोध है, और दीवार विरोध के लिए आपको कानून बता दिया है ना, तो मैंने बता दिया कि आधार पर व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा। फिर आप कहोगे आर्टिकल 22, ठीक है। इसमें देखिए आर्टिकल 23 में अगर हम बात करें, देखिए अगर हम निकाले हुआ ऊपर के विरोध होता है, उसमें दो आर्टिकल है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो जो आर्टिकल 23 है वो कहता है कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार को प्रतिबंध लगाता है, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार को प्रतिबंध लगाता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का दुर्व्यवहार नहीं हो सकता, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती, ठीक है। बलात्कार में जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता, मतलब क्या है, जबरदस्ती काम कराना। तो आर्टिकल 23 है वो कहता है किसी भी व्यक्ति का दुर्व्यवहार नहीं हो सकता, है ना, मानव ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती, बलात्कार में जबरदस्ती बिना शिक्षा के काम नहीं कराया जा सकता, ये कहता है आपका आर्टिकल 23। एक पॉइंट और है, ये कहता है किसी भी व्यक्ति से बेगार नहीं कराया सकता। बेगार का मतलब कि आप कोई लेबर को लेकर के आए, काम आपने कराया, लेकिन बाद में आपने उसको काम करने का जो पैसा है, जो उसका परितोष है, वो आपने नहीं दिया, उसको कहेंगे बेगार, ये बिना पैसे के काम कराना। बलात्कार तो क्या है, जबरदस्ती काम कराना। तो आर्टिकल 23 में दो चीजें, एक तो मानव दुर्व्यवहार और बलात्कार का प्रतिबंध, और दूसरा बेगार का प्रतिबंध, यानी कि मानव का दुर्व्यवहार नहीं होगा, बलात्कार नहीं होगा, जबरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा, और 23 में ही है बेगार का प्रतिबंध, यानी कि बिना पैसे के किसी भी व्यक्ति से काम नहीं कराया जाएगा, यदि उसने काम किया है तो उसके काम करने का उसको पैसा दिया जाएगा। आजकल 24 कहता है, आजकल 24 कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, यानी अगर कोई कारखाने हैं, कोई अगर ऐसे कारखाने हैं जो कि थोड़ा सा लाइफ के लिए खतरनाक काम है यहाँ पर, ना, जैसे माइंस है, ठीक है, कोल इंडस्ट्रीज है, ठीक है, चूड़ी बनाने के कारखाने हैं, पटाखे उद्योग है, इन सभी उद्योगों में 14 वर्ष से कम के बच्चों को नियुक्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए जो आर्टिकल 24 है, इसमें भी पहले उसमें अलग प्रोविजन थे, बाद में इसमें कुछ सुधार किए गए। जैसे कि जब हमारा संविधान बना था तो उस समय इसमें था कि जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको ऐसे खतरनाक कार्यों में नियोजित नहीं किया जाएगा, लेकिन 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोई बात नहीं की गई थी। लेकिन अब अगर हम वर्तमान में देखें तो यहाँ पर बात कर दी गई है कि 14 से कम के बच्चों को तो कहीं पर भी नहीं लगाया जाएगा, वो भले ही खतरनाक काम हो या फिर भले ही होटल वगैरह हो, कुछ भी हो, वहां भी नहीं लगाया जाएगा। और 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। दोनों में अंतर समझिए। पहले के केस में क्या था, सिर्फ 14 साल के बच्चों की बात की गई थी, कहा गया था 14 साल के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, बाकी 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको आप छोटे मोटे कामों में, होटल वोटल में, चाय की दुकान वगैरह में लगा सकते हैं, ठीक है। 18 साल से ऊपर के बच्चों को आप कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में अमेंडमेंट किया जो क्या कहा गया कि 14 साल तक के बच्चों को तो आप कहीं नहीं लगा सकते, कहीं मतलब कहीं नहीं लगा सकते, ठीक है, ना ही होटल में, ना चाय की टपरी में, कहीं भी। लेकिन 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको आप होटल में, चाय की टपरी में लगा सकते हैं, केवल आप खतरनाक उद्योगों में लगाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका आर्टिकल 24। तो आज इसको आर्टिकल 24 रखेंगे और मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। इसके बाद आपकी जो क्लास है वो ज्योग्राफी की होगी, तो देखते हैं, तो अगर उसको अटेंड करेंगे तो आपकी ज्योग्राफी क्लास चलेगी, तो आप लोग 10 मिनट बाद थोड़ा सा देख लीजिएगा अगर चलती है क्लास तो, ठीक है, अगर अवेलेबल होते हैं तो, ठीक है जी। आशीष जी, बाकी हम लोग बृहस्पतिवार से, थर्सडे से हम लोग मिलेंगे ऑफलाइन क्लास से, ठीक। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि रिवीजन क्लासेस से थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फिर थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।